डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाढ़ पर अलर्ट योगी सरकार। बाढ़ प्रभावित जिलों में तेज किए गए राहत बचाव कार्य। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान। एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बयान पर भड़की बीजेपी ने जाट समुदाय का घोर अपमान करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, समाजवादी पार्टी यूपी में फिर से जाति संघर्ष और बेमनस्य फैलाना चाहती है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा। राम मंदिर परिसर का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, राम मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पश्चिम एशिया के सुलगते तंदूर में अब सिर्फ मिसाइलों की रोटियां नहीं सिक रही, बल्कि टेबल पर महाविनाश के परमाणु मेन्यू परोसने की नौबत आ चुकी है। तेहरान के अंडरग्राउंड बंकरों में बैठे हुक्मरान हों या तेल अवीव के वॉर रूम के नक्शे खगालते सेपा सलार, या फिर खुद को नया खलीफा साबित करने की होड़ में अंकारा से दहाड़ते सुल्तान, सबने मिलकर पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ऐसे ढेर पर बैठा दिया है जहां अक्ल की जगह सिर्फ सनक का सिक्का चल रहा है। शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तमाम थोथे सिद्धांत अब उसी मलबे के नीचे दफन है, जिसे ये ताकतें अपनी महान जीत का नाम देने पर तुली हुई हैं। आपको बता दें कि सामरिक विश्लेषकों और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ईरान पर परमाणु हथियार का वास्तविक इस्तेमाल बेहद अस्वाभाविक और अंतिम विकल्प माना जाता है, लेकिन ताजा हमलों ने और ईरान और अमेरिका के कई नेताओं की तरफ से ऐसी बयानबाजी सामने आ रही है जिसमें परमाणु बम के प्रयोग को शह दी जा रही है। इजराइल की बात करते तो सैमसन ऑप्शन इजराइल की उस अघोषित अंतिम रक्षा नीति को कहा जाता है जिसके तहत इजराइल का अस्तित्व अगर पूरी तरह खतरे में पड़ जाए या देश विनाश के कगार पे हो तो वह अपने दुश्मनों पर निर्णायक परमाणु हमला कर देगा। सरल शब्दों में यह सिद्धांत कहता है कि अगर हम डूबेंगे तो अपने साथ सभी को ले डूबेंगे। इजराइल की परमाणु नीति स्पष्ट रूप से अघोषित है, लेकिन उसका सैमसन ऑप्शन केवल तब सक्रिय माना जाता है जब इजराइल के अस्तित्व पर सीधे तौर पर कोई तात्कालिक और अपरिहार्य खतरा पैदा हो जाए। इजराइल और उसके सहयोगी पारंपरिक बंकर बस्टर बमों और सटीक हवाई हमलों से ईरान के नातांज हवाई हमलों के जरिए फोर्डो और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों को पंगु बनाने में सक्षम है। ईरान पर परमाणु हमला होने की स्थिति में रेडिएशन का फैलाव पूरे मिडिल ईस्ट और अरब सहयोगियों को प्रभावित करेगा, जिससे अमेरिका के लिए इजराइल का बचाव करना भी असंभव हो जाएगा। परमाणु बम की बात वास्तविक हमले से अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का साधन है। हालांकि पारंपरिक युद्ध में दोनों देशों के बीच पूर्ण मिसाइल संघर्ष का खतरा लगातार बना हुआ है। परमाणु बम की बात आपको फिर बता दी कि तभी आ रही है जब अमेरिका के कई सीनेट मेंबर कह रहे हैं कि अमेरिका को परमाणु बम गिरा देना चाहिए ईरान में, और ईरान ने भी कह दिया है कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका को भी उसी परमाणु बम के हमले को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मिडिल ईस्ट के रण क्षेत्र में अब सिर्फ पड़ोसियों के हिसाब से चुकता नहीं हो रहा, बल्कि तेल अवीव के रडार पे वो चेहरे भी आ चुके हैं जो दूर बैठकर इस्लामी दुनिया की खिलाफत और परमाणु छतरी का सपना बेच रहे थे। तुर्की और पाकिस्तान दोनों को शायद यह मुगालता था कि जुबानी आग उगलने और पर्दे के पीछे से धागा खींचने से कोई बिल नहीं फटेगा, लेकिन इजरायल ने अपने रणनीतिक चक्रव्यूह के दायरे को फैलाकर साफ कर दिया है कि खामोश बंकरों में पकती खिचड़ी हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उगला गया जहर,
अब हर उस मोहरे की घेराबंदी होगी जो यहूदी मुल्क के अस्तित्व के खिलाफ लामबंदी का ख्वाब देख रहा है। आपको बता दें कि इजराइल के सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान की परमाणु क्षमता या कहा जाए उस इस्लामिक बम की है और तकनीक के मिडिल ईस्ट या ईरान जैसे देशों तक लीक होने के जोखिम को लेकर भी है। मोसाद और इजरायली खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों की गतिविधियों को रणनीतिक रूप से ट्रैक करती हैं जो कभी भी इजराइल के निशाने पर आ सकते हैं। वहीं ईरान के साथ जारी सीधे टकराव के बीच तुर्की और इजराइल के रिश्ते में भी अभूतपूर्व तनाव के आ गए हैं। इस्लामिक जगत के नेतृत्व की होड़ में तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया जो इजराइल के सुरक्षा ढांचे के लिए सीधी वैचारिक चुनौती है। तुर्की नाटो का सदस्य होने के बावजूद हमास के राजनीतिक नेतृत्व को शरण कूटनीतिक मंच देता रहा है। इजराइल इसे अपने खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का विस्तार मानता है। सीरिया और पूर्वी मध्य सागर में गैस भंडारों क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर इजराइल, ग्रीस, साइप्रस धुरी और तुर्की के बीच सीधा रणनीतिक टकराव है। कई इजरायली रणनीतिकार खुले तौर पर तुर्की को भविष्य का नया ईरान करार देते हैं, यानी तुर्की का हाल भी आने वाले समय में ईरान जैसा होगा और या परमाणु बम के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों OIC और UN पर इजराइल के खिलाफ सबसे बड़े विरोधियों में से एक रहता है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इजराइल के खिलाफ कूटनीतिक साजिश और षड्यंत्र को बढ़ावा देते हैं। हालांकि इजराइल ऐसा देश है जो इस तरह की चीजों को जरा भी नहीं बर्दाश्त करता है। तुर्की पर इजराइल का सीधा सैन्य हमला इसलिए असंभव है क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है। आर्टिकल 5 यह बात स्पष्ट करता है कि अगर किसी भी नाटो देश के ऊपर हमला होता है तो उसे पूरे सारे नाटो देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ निशाना सैन्य बमबारी नहीं बल्कि कूटनीतिक घेराबंदी, आर्थिक प्रतिबंधों की पैरवी और खुफिया स्तर पर दबाव बनाना है। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार इजराइल दोनों देशों के खुफिया गतिविधियों, साइबर नेटवर्क और मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के साथ इनके वैचारिक और रणनीतिक जुड़ाव पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इनके जरा भी ढील लेने पर इनको ऐसे युद्ध की कल्पना भी नहीं की होगी जिस युद्ध की उसका भी सामना करना पड़ेगा। पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के सुरक्षा समीकरण अब अलग अलग नहीं रहे हैं बल्कि दोनों एक दूसरे में उलझ गए हैं। इजराइल और तुर्की के बीच का यह नया जियोपॉलिटिकल तनाव शक्ति संतुलन के एक बड़े महाविनाश की ओर इशारा कर रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, परमाणु बम के प्रयोग की बात धीरे धीरे अब एक्सपर्ट के बाद ईरान और अमेरिका के नेताओं के मुंह में भी आ रही है। इसके क्या मायने हैं इस वक्त? जी देखिए, ये जो परमाणु बम को इस्तेमाल करने का ये जो बयान इत्यादि दिया जाता है, जो चेतावनियां धमकियां दी जाती हैं, वो एक सिर्फ एक पॉस्चरिंग, एक मनोवैज्ञानिक दबाव को बनाने के लिए ही दिया जाता है। नाभिकीय युद्ध अफोर्डेबल नहीं है, नाभिकीय युद्ध दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं इस बात को कि 1945 में और 2026 में अंतर ये है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और आज सभी जो अन्य बड़ी महाशक्तियां हैं उनके पास न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं बल्कि उनके डिलीवरी के सिस्टम्स भी मौजूद हैं। ट्राइड का सिस्टम मौजूद है, सेकेंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक करने के ऑप्शंस मौजूद है।
तो ऐसे में यदि कोई नाभिकीय युद्ध छिड़ता है तो वो सर्वनाश की स्थिति पैदा करेगा, महाविनाश ही नहीं सर्वनाश पैदा करेगा, जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड की सिचुएशन पैदा करेगा, जिसमें कि कोई भी महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी। और चाहे वो किम जोंग उन ही क्यों ना हो, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह या पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर ही क्यों ना हो, वो नहीं जाना चाहेगा ऐसे किसी युद्ध में कि जहां पर उसका भी विनाश तय है। तो ऐसे में ये जो पॉस्चरिंग के तहत ही मनोवैज्ञानिक दबाव को बनाने की रणनीति के तहत अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, मजबूत दिखाने के लिए इस तरीके की धमकियां इस्तेमाल की जाती है। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे जगहों पर ये देखा गया है कि जहां पर दो एडवर्सरीज के बीच में जो कन्वेंशनल मिलिट्री माइट का जो गैप यदि ज्यादा गहरा है और दूसरे पक्ष के पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, तो उसको इस्तेमाल की वो धमकियां देता है ताकि ये जो पॉस्चरिंग है, जो एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, जो एक पैरिटी है, उसको बनाया जा सके। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ रशिया यूक्रेन के युद्ध से। रशिया की तरफ से अनेकों बार नाभिकीय अस्त्रों के इस्तेमाल की धमकियां दी जाती रही है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, इस मामले में एक पेच है जिसका जवाब लेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से। यूके देवनाथ जी, ईरानी नेतृत्व और सैन्य कमांडरों का बार बार यह दोहराना कि अगर हमारे वजूद पर हमला हुआ या परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो हम अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु सिद्धांत बदलकर बम बना लेंगे, क्या यह केवल पश्चिमी प्रतिबंधों और इजरायली हमलों से बचने का पैतरा है, मनोवैज्ञानिक पैतरा है, या फिर तेहरान वैश्विक समुदाय की आंखों में धूल झोंक कर गुपचुप तरीके से परमाणु क्लब में शामिल हो चुका है? प्रसन्न जी, क्या वाकई ईरान के पास परमाणु बम है? जितने भी पॉइंटर्स हैं सब इंगित करते हैं कि फिलहाल ईरान के पास कोई परमाणु हथियार है नहीं। हाँ, क्या ईरान शॉर्ट नोटिस पर एक परमाणु हथियार बना सकता है? जितने भी रिपोर्ट्स हैं, खासतौर से अगर प्रामाणिक रिपोर्ट की बात करें, आईईए की टीम पिछले साल 2025 के मई में गई थी ईरान में। अगर हम प्रामाणिक ठोस रिपोर्ट की बात करें, आईईए की रिपोर्ट में कहा गया था कि 6 महीने के अंदर दरकार पड़ने पर ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। यूके देवनाथ जी, आपने बेहद अहम सवाल पूछा है। मैं आपकी जानकारी के लिए अपडेट कर दूं, प्यूरिन की तरफ से जो रिसर्च आई थी, रिसर्च संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि अमेरिका इसलिए आक्रामक हुआ चूंकि जो पहले 1 साल 6 महीने का टाइम दिया जा रहा था कि ईरान बम बना सकता है, परमाणु बम, वह दायरा घटते घटते महज 15 दिन तक सिमट गया है। यूके देवनाथ जी, इसी के कारण अमेरिका का हमला हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उस रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसी के कारण अब ईरान के इस धमकी को बेहद संजीदगी से लिया जा रहा है। जी हाँ प्रसन्न जी, आपने जो कहा सही कहा। देखिए, भारत में जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं BARC के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अगर हम मान लें कि 60% तक संशोधित यूरेनियम 235 ईरान के पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उसको 90% तक संशोधित करना पड़ेगा। इसमें कितना समय लगेगा? BARC के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का मानना है कि इसमें 6 महीने का समय लगता है। देखिए, ये बहुत ही स्लो और बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। दूसरी चीज, अगर हाथ में यूरेनियम 90% संशोधित है तो क्या कल ही उससे बॉम्ब बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पेट्रोल है तो कल वो गाड़ी बना सकता है। तो इसके साथ हमें ये मानना पड़ेगा कि ईरान ने NPT बतौर सिग्नेटरी बार बार ये कहा है कि अगर शक है तो आप कभी भी IAEA की टीम को भेजिए और चेक कर लीजिए। लेकिन देवनाथ जी, जो परमाणु का जखीरा अब दिख रहा है ईरान के पास, वह तो IAEA की टीम भी नहीं खोज पाई थी। इसीलिए इस तरह की धमकी को बेहद संजीदगी से लेने की जरूरत है। हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका ईरान युद्ध में परमाणु बम के आहट की।
क्योंकि दोनों ही देश के नेता कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो परमाणु बम के हमले से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह के युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लग रहा है कि इजराइल और तुर्की भी आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि तुर्की ने अभी सीरिया की सीमा पर हमला किया है और वह तुर्की से जुड़ा हुआ एरिया था जहां से उसके विमान पास किए। ऐसे में तुर्की अगर चाहता तो वह उन विमानों को निशाना बना सकता था। अगर ऐसा करता तो ये तय था कि तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ सकता था। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव श्रीवास्तव जी, तुर्की नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जबकि इजराइल अमेरिका का गैर नाटो रणनीतिक साझेदार। यदि तुर्की और इजराइल के बीच कूटनीतिक तलखी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सैन्य टकराव की सीमा तक पहुंचती है, तो अमेरिका और नाटो के लिए इसका रणनीतिक समाधान क्या होगा? देखिए, अमेरिका इस पूरे, अगर ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप होता है कि जिसमें कि टर्की और इजराइल युद्ध में जाते हैं, तो अमेरिका उसको युद्ध को शांत कराने की कोशिश करेगा। और दोनों ही देशों के साथ अमेरिका के अपने गहरे संबंध हैं। और जैसा कि आपने बताया कि टर्की नाटो का एक आम सदस्य है, और वहीं जो इजराइल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो क्लोजेस्ट जो मिडिल ईस्ट रीजन में जो एलाइ है वो है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात की कोशिश करेगा कि ये युद्ध पहले तो न छिड़े, और यदि युद्ध कहीं छिड़ ही गया है तो उसको शांत कराने की जो कोशिश है वो अमेरिका करेगा। अमेरिका किसी एक का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि इस पूरे सिचुएशन को रिजॉल्व कराने के लिए नेगोशिएशन और बातचीत पर बल देगा। लेकिन मैं आपका जो मूल प्रश्न था उसके ऊपर जरूर एक बात और भी कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें ईरान के संदर्भ में यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को इस बात के असेसमेंट्स होते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करने जा रहा है या उसने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, तो एक बार स्पष्ट रूप से आप मान लीजिए कि एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल ईरान के ऐसे किसी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे जहां ऐसी गतिविधियां चल रही हैं उसके ऊपर बड़ा हमला करेंगे। एक बेहद अहम बात कर रहे हैं संजीव जी। आप कह रहे हैं कि ईरान को तैयार रहना चाहिए बड़े हमले के लिए, शायद इसीलिए प्रवोक करके मामला परमाणु युद्ध तक लाया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अभी जो मौजूदा सिनेरियो है, क्या लग रहा है अमेरिका एक बड़ा हमला करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो ईरान कितना तैयार है? जी प्रसन्न जी, जहां तक ईरान और अमेरिका की बात है, अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमला नहीं कर रहा, नहीं करेगा। अमेरिका में अब पूरा 100% ध्यान व्हाइट हाउस का, डोनाल्ड ट्रंप का, रिपब्लिकन पार्टी का जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ चला गया है। और वह नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप अपना समय और रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें ईरान की तरफ। मिड टर्म इलेक्शन जीतना रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक टेढ़ी खीर बन गई है। उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महज 7 सीट ज्यादा हैं, सेनेट में महज 5 सीटें ज्यादा हैं। तो अगर मिड टर्म इलेक्शन के दौरान डेमोक्रेट्स महज 7 सीट और 5 सीट ज्यादा जीत जाते हैं, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में डेमोक्रेट्स को ज्यादा बोलने का देवनाथ जी, अभी जो सिनेरियो है उसमें तो ऐसा कोई बदलाव दिखने की उम्मीद नहीं है। संजीव जी, अमेरिका ईरान युद्ध के बाद दुनिया का शक्ति संतुलन में क्या बदलाव दिखेगा? यदि हाँ, तो क्या नई महाशक्ति चीन होगी? नहीं, देखिए प्रसून जी, जो बदलाव जो दिख रहा है, जो बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो ये है कि एक नए शीत युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ रही है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं वो एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं और कुछ पार्टनर्स, चाहे उसमें भारत शामिल नहीं होगा, भारत एक पार्टनर है, वो एलाई नहीं बन सकता, तो जाहिर है कि और भारत की जो नीति है वो नॉन अलाइंड की रहती है। और आज हम मल्टी अलाइंड सभी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो भारत इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन पूरा विश्व जो है वो एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर के बनी हुई रिजीम्स टूट रही है, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी रही हो
चाहे वो न्यू स्टार्ट टीटी रही, वो सब की सब कोलैप्स कर चुकी है। हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ईरान और यूएस के बीच का जो युद्ध है, उसने वो जो जियो पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स है उसको और गहरा करने का ही कार्य किया है, और ये युद्ध रुकने नहीं जा रहा है। ये युद्ध अभी भी चलेगा आगे। और सच्चाई यही है, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, और सच्चाई यही है कि परमाणु हथियारों की धौंस से जंग नहीं जीती जाती, सिर्फ तबाही का दायरा तय होता है। अगर वैश्विक कूटनीति ने समय रहते इन बेलगाम महत्वाकांक्षाओं और अहंकार के टकराव पर लगाम नहीं लगाई तो इस परमाणु जुए की कीमत सिर्फ सत्ता के गलियारों में बैठे खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत चुकाएगी। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।